जी बेटा, इक्विलिब्रियम के अंदर जो जो चीजें हमने डिस्कस करनी है वो है, सबसे पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। देन जो इसका ग्राफ आता है बेटा इक्विलिब्रियम का, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ग्राफ। उसके बाद हाउ टू राइट केसी एक्सप्रेशन और उसके न्यूमेरिकल्स, केपी एक्सप्रेशन और उसके न्यूमेरिकल्स, देन ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, शैटलियर्स प्रिंसिपल, देन बेटा टाइट्रेशन कर्व्स, और उसके बाद है बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। स्टार्ट करते हैं जी हम डायनामिक इक्विलिब्रियम से। देखें, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है ना बेटा, ये फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन है। पहली बात तो ये समझ लें, केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है ये आप रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस जो के दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉर एग्जांपल N2 3H2 इट गिव्स 2 moles ऑफ अमोनिया। अब देखिए ये आपके पास गैसेस है ना, तो अगर गैसेस में रिवर्सिबल रिएक्शन उसी सूरत में हो सकता है इफ द कंटेनर इज क्लोज। अगर आपका कंटेनर क्लोज होगा तो रिवर्सिबल होगा ना। अगर मैं कंटेनर क्लोज ना रखता बेटा, ये तो गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। रिवर्सिबल मीन के फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है। अगर मैं कंटेनर को ओपन करूंगा तो अमोनिया गैस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो ये कंडीशन भी है। आपसे वो समटाइम क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन ये है कि कंटेनर आपका सील होना चाहिए, कंटेनर मस्ट बी सील्ड या मस्ट बी क्लोज्ड। दूसरा बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम उस टाइम आता है कि जब आप मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करते, उसका टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर को आप चेंज नहीं कर रहे, बस कांस्टेंट रखा हुआ है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो हैं शुड बी अनचेंज, वो बड़ा अनचेंज होनी चाहिए। मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मीन अगर आपके पास एक रिएक्शन है ना इक्विलिब्रियम पर, और आप उनका टेम्परेचर, प्रेशर चेंज करेंगे तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फॉर द डायनामिक इक्विलिब्रियम दीज टू कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट, कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए और कंटेनर मस्ट बी क्लोज। अगर बेटा मैं इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, एक मिनट बेटा सिर्फ। जी बेटा, इसका अगर मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरह का ग्राफ होगा कि y एक्सिस पर आप ले लें कंसंट्रेशन, x एक्सिस पर आप ले लें टाइम, राइट। तो मैं थोड़ा सा छोटा करके बनाता हूँ बेटा, एक मिनट। मैंने 3 ग्राफ्स आपको ड्रॉ करके दिखाने। ये कंसंट्रेशन, ये टाइम। ये ए और बी के दरमियान बन रहा है, ठीक है। देखिए आपको ये समझ आ रही है इसमें कि रिएक्टेंट कौन होगा, प्रोडक्ट कौन होगा। एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, किसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, ए की, और किसकी कंसंट्रेशन मिनिमम है बेटा, बी की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह होगा ये, जैसे जैसे बेटा रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, तो ए की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम।
और बी की कंसेंट्रेशन क्या होती जा रही है बेटा, बढ़ती जा रही है। अच्छा, इस तरह का ग्राफ आपको पता है कब मिलेगा, व्हेन बी इज ग्रेटर देन 1। ये ग्राफ तभी आएगा ना बेटा, देखिए एट द एंड जब इक्विलिब्रियम आ गया है तो किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, आप जरा चेक करें, बी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और ए की कम हो गई एट इक्विलिब्रियम में, तो बी इज ग्रेटर देन ए। अच्छा आगे चले, अब इस तरह, अच्छा ये जो दोनों लाइंस बेटा पैरेलल आ रही है ना एक दूसरे की, इसको भी समझ लीजिए। अब देखिए इस पैरेलल लाइन का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अब मजीद कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। आप ये देखिए ना बेटा कि ए पहले कम हो रहा था ना, ये देखिए ए कम हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट में जा रहा है ना, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन यहां आकर वो कंसेंट्रेशन उसकी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है ए इज अनचेंज। इस तरह देखिए बी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहां आकर अनचेंज हो गया, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, when there is no change in the concentration। और डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, सुन ले, 2 मार्क्स अगर वो देता है तो आप लिखेंगे when rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction and concentration remains unchanged। और concentration जो है बेटा वो चेंज नहीं होगी। अच्छा एक और केस देखें, अगर इस तरह हो, ये टाइम है आपके पास, ये कंसेंट्रेशन है, थोड़ा सा इसको मजीद बेहतर करते हैं। देखिए आपको ना जब ग्राफ के ऊपर होगा तो आप देख लेंगे कि कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर क्या आ रही है ए और बी की। आप देखेंगे कि जब इस तरह आ रही हो ना कि ए और बी जो है, ये ए एंड बी है आपके पास, इनकी कंसेंट्रेशन बराबर हो रही है जी, तो ये ग्राफ उस वक्त आएगा, ये ग्राफ बेटा उस वक्त आएगा आपके पास व्हेन ए इज इक्वल टू बी, जब रिएक्शन मिक्सचर में ए और बी इक्वल अमाउंट में होगा। एट द एंड जब मैं कहता हूं ना इक्विलिब्रियम पर, तो उसका मतलब होता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपके पास जितना ए होगा उतना ही बी बना होगा, मतलब कुछ ए अनरिएक्टेड फॉर्म में होगा और कुछ भी बना होगा, तो जो दोनों की अमाउंट होगी अगर वो बराबर है तो इस तरह का ग्राफ आ रहा होगा। ठीक है जी। और तीसरा ग्राफ बेटा आप देखें, वो इस तरह का आ सकता है आपके पास, फिर मैं इसको बेटा छोटा करूंगा, आप इसकी पिक्चर ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास है कंसेंट्रेशन, तो ये आपके पास है टाइम, इस तरह की शेप भी बेटा आपके पास आ सकती है, ऐसे करके। ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम, बेसिकली जब ये लाइन फ्लैट हो रही है तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, लेकिन इस तरह की शेप आपको बेटा उस वक्त मिलेगी व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। आप बेटा इस तरह करें, इन तीनों ग्राफ्स की भी एक पिक्चर ले लें ताकि आपको पता हो कि किस किस टाइप के, अच्छा तीनों में डायनामिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, लेकिन ग्राफ की शेप क्यों चेंज हो रही है। आपको मैंने बताया कि सम टाइम जब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ना, जब प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ज्यादा बनेगा, तो पहला वाला ग्राफ आएगा। जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एट द एंड दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे तो दूसरा वाला ग्राफ आएगा। और जब प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा, जब प्रोडक्ट बेटा देखें बहुत कम बनेगा, आप देख सकते हैं ना बेटा कि यहां पर देखें ए की कंसेंट्रेशन कम हो रही है ना, कम हुई कम हुई कम हुई, बस यहां तक, मतलब ए की कंसेंट्रेशन इतनी है, जो ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहा हूं ये ए की कंसेंट्रेशन है एट द एंड ऑफ रिएक्शन। और बी की कंसेंट्रेशन कितनी है देखें, बी की इतनी है जो मैंने रेड कलर से मार्क किया बस, तो ए ज्यादा है ना रिएक्शन मिक्सचर में और बी कम है, तो अगर ए ज्यादा होगा बी कम होगा, फिर इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है जी। अब आगे आगे कि केसी का एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं, देन केपी पर भी आएंगे, और केसी के जितने भी बड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखेंगे। अच्छा अब देखें, वही ये एक नोट लिख लें, वी डोंट राइट द केसी एक्सप्रेशन फॉर सॉलिड्स। बट हम सॉलिड्स के लिए के सी का एक्सप्रेशन नहीं लिखते, के सी के एक्सप्रेशन में हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर, जो मिक्सचर होगा ना वो लिखेंगे। We write the Kc expression for liquid mixtures, we write the Kc expression for gaseous mixtures, but we don't write the Kc expression for the solids। Solids के लिए Kc नहीं लिखेंगे, ये नोट आप याद करेंगे कि solids अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास ये आ रहा है जी, A है आपके पास एक्वस फॉर्म में, ये B है आपके पास बेटा एक्वस फॉर्म में, ये C आपके पास आ रहा है एक्वस फॉर्म में,
और डी आपके पास आ रहा है सॉलिड फॉर्म में। अब आपने अगर केसी का एक्सप्रेशन लिखना है तो केसी के एक्सप्रेशन में आपको पता है ना, राइट हैंड साइड ऊपर आती है, लेफ्ट साइड नीचे आती है, तो राइट हैंड साइड ये है सी एंड डी, लेकिन डी को नहीं लिखेंगे, वो सॉलिड है, तो स्क्वायर ब्रैकेट सी, और जो यहाँ कॉफिशिएंट होगा वो पावर बनता है। कॉफिशिएंट क्या है, 1 मोल ऑफ सी है ना, तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रहा है आपको, कंसंट्रेशन बता रहा है इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और डिवाइडेड बाय जो लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि ये तो एक्वस फॉर्म में ना मिक्सचर है, तो जो बेटा मिक्सचर होंगे वो आप केसी में लिखेंगे, ठीक है। तो सॉलिड तो मैंने नहीं लिखा। इसी तरीके से अगर ऐसे हो जाए, देखें PCl5, ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, मैं इसलिए सारे गैसी स्टेट में डाल रहा हूँ। PCl2 गैस, Cl2 गैस, तो गैसेस को भी लिखते हैं केसी के एक्सप्रेशन में, ये देखें केसी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड ऊपर आएगा, PCl5 क्लोरीन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी PCl3, ये आ जाएगा बेटा आपके पास, ये लीजिए। तो देखिए मैंने ये इसलिए इक्वेशन लिखी कि अक्सर बच्चों का यहाँ मिसकॉन्सेप्ट हो रहा होता है कि पता नहीं गैसेस को भी लिखेंगे केसी में लिखेंगे, गैसेस और लिक्विड मिक्सर्स दोनों को हम केसी के एक्सप्रेशन में इंक्लूड करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको कंसंट्रेशन बता रही है। इसी तरीके से अगर जिसमें मोल्स आ रहे हैं, सपोज N2 3H2 इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो इसका केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे जी, राइट हैंड साइड ऊपर, और जो कॉफिशिएंट आ रहा है वो पावर बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड बेटा नीचे आएगा आपके पास, और जो कॉफिशिएंट होगा वो आपके पास पावर बन जाएगा। तो ये तो बेटा है केसी लिखने का तरीका, ठीक है। केपी पर बाद में आएंगे, पहले केसी के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी करा दूं, पहले केसी के क्वेश्चंस। देखिए बेटा केसी के क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि हाँ कोई एग्जांपल बेटा मुझे अगर अच्छी से मिल जाए, वो देख रहा हूँ, वेट अ मिनट, हम पास पेपर पे आ जाते हैं फिर, वरना ये देखिएगा जी, यहाँ से हम कर लेते हैं जल्दी से एक। अब मैं इसमें ना बेटा आपको सारे केस करवा दूंगा, ठीक है, कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो केसी में आते हैं। ये हम पहले कर लेते हैं बेटा एक, मैं रब करता हूँ पहले। ये लीजिए, ये देखें, आपको मैं पूरा क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसने दूसरे मोल पूछे हुए हैं। जब भी आपसे वो केसी का बेटा क्वेश्चन पूछे कि आपने केसी फाइंड आउट करना है, तो केसी फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आपने उसका एक टेबल बेटा बनाए, टेबल बनाएंगे ना, तो फिर आपको गलती जो है ना, गलती की गुंजाइश काफी कम होगी। देखें ये मैंने अभी आपको ग्राफ बताया बेटा, ये जो इक्विलिब्रियम वाला जो ग्राफ है ना, ये आ रहा है देखो, ठीक है। ये जी, चलें जी, क्वेश्चन मिल ही गया फिर। सबसे पहले कह रहे हैं कि आपके पास 2 मोल SO2 एंड 2 मोल ऑक्सीजन है। ये बेटा एक सील कंटेनर में है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 1.98 मोल ऑफ SO3, टोटल वॉल्यूम 40 है। आप इसका पहले केसी का एक्सप्रेशन लिखें, तो केसी के एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड ऊपर आती है SO3, और जो कॉफिशिएंट होगा उसको पावर बनाएं, और SO2 जो कॉफिशिएंट होगा वो पावर O2 की पावर 1, ठीक है जी। अब आ जाए, आपने मोल्स निकालने एंड देन केसी भी निकालना है।
बेटा मोल्स निकालने के लिए SO2 O2 इट गिव्स SO3। पहला काम आपको इक्वेशन बैलेंस करनी होती है। इक्वेशन बैलेंस नहीं करेंगे ना तो सारा काम गलत होगा। इक्वेशन बैलेंस होगी है। अब आपने जो टेबल बनाना है वो इस तरीके से बेटा कि यहां पर आप लिखेंगे इनिशियल मोल, इनिशियल मोल, यहां पे आप लिखेंगे चेंज, चेंज इन मोल्स, मतलब आप यूज भी कह सकते हैं जो मोल यूज हुए हैं, या चेंज इन मोल का वर्ड ज्यादा अच्छा है कि कितने मोल चेंज हो रहे हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। नीचे आएगा बेटा आपके पास इक्विलिब्रियम मोल, ये आपने बनाना है, और उसके नीचे आएगा बेटा कंसंट्रेशन, और ये वो कंसंट्रेशन है जो आपने केसी के एक्सप्रेशन में पुट करनी है। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं। इनिशियल मोल कितने हैं? अब जरा देखें जी SO2 के इनिशियल मोल कितने हैं। आपको कितने बता रहा है कि 2 मोल SO2 के एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये आपने सील कंटेनर में डाले हैं। तो इनिशियल मोल इसके 2 हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं। इनिशियल बेटा अभी सिर्फ उसने कंटेनर में SO2 और O2 डाला है, SO3 नहीं डाला। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, SO3 के कोई मोल नहीं है बेटा अभी, इसलिए SO3 0 है, इनिशियली ये 0 है। लेकिन अब आप जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर पढ़े। वो कह रहा है कि रिएक्शन के बाद द रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम मिक्सचर contain 1.98 मोल ऑफ SO3। SO3 के कितने मोल बने? 1.98। तो इक्विलिब्रियम मोल, इक्विलिब्रियम मोल कितने बने? 1.98। ये बेटा आपके पास इक्विलिब्रियम मोल बने हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम मोल कितने हैं? 1.98। अब आप इसको ऐसे सोचें कि जो मोल्स हैं SO3 के, ये बनाए किसने? ये मोल्स किसने बनाए हैं? डेफिनेटली SO2 और O2 ने रिएक्शन किया होगा तो SO3 बने, ठीक है। आप जरा मोलर रेशियो चेक कर लें कि SO3 और SO2 में मोलर रेशियो क्या है। जी बेटा SO3 और SO2 में मोलर रेशियो क्या है? सेम है, मतलब 2:2, 1:1। इसकी रेशियो 1:1 बन रही है कि अगर 2 मोल SO3 के बन रहे हैं तो SO2 के 2 मोल यूज होंगे। अगर 1 मोल SO3 का बन रहा है तो SO2 के 1 मोल यूज होंगे, है ना। रिएक्टेंट यूज होगा तो प्रोडक्ट बनेगा ना। अब SO3 के कितने मोल बन रहे हैं बेटा? इधर SO3 के मोल बन रहे हैं 1.98, तो SO2 के यूज कितने होंगे? SO2 के मोल यूज होंगे 1.98। तो 2 बेटा इनिशियल थे, 2 मोल थे इनिशियल, इनिशियल में से 1.98 यूज हो रहे हैं ना, और ये यूज होकर कहां जा रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखिए 2 थे स्टार्टिंग। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जो SO2 है वो बस 2 ही रहेगा, उससे कम होने नहीं। देखिए हम जो ग्राफ बना रहे थे, रिएक्टेंट के मोल कम हो रहे थे ऐसे, और प्रोडक्ट के मोल बढ़ रहे थे। तो रिएक्टेंट के मोल कितने कम हुए? मैंने बताया जी 1.98 मोल्स कम हुए। किसके? रिएक्टेंट के 1.98 कम हुए। स्टार्टिंग में थे 2, 1.98 कम हो गए, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ कि ये 2 में से इतने माइनस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो आपके पास आंसर कितना आएगा वो आप लिख देंगे, 2 - 1.98 कर देंगे, 2 - 1.98। तो ये आपके पास आ रहा है 0.02, राइट। इसी तरीके से बेटा अब आप जरा ऑक्सीजन के मोल देखेंगे कितने कम हो रहे हैं। इनमें रेशियो निकाल लें आप। SO2 में और O2 में मोलर रेशियो क्या है? 2:1। मतलब अगर 2 मोल SO2 के यूज होंगे तो ऑक्सीजन का 1 मोल यूज होगा, राइट। 2:1 का ही मतलब होता है ना कि हाफ यूज हो रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के कितने यूज हो रहे हैं? 1.98 डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये 0.99 मोल ऑक्सीजन के यूज होंगे आउट ऑफ 2। 2 में से कितने यूज होंगे भाई? 2 में से कितने यूज होंगे? 0.99। तो इसको सॉल्व कर ले, 2 में से 0.99 माइनस कर दे 0.99, तो आपके पास आएगा 1.01। अच्छा बेटा ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये जो है ना, हम इक्विलिब्रियम मोल का मतलब क्या है। मालिक यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही कि आप कह रहे हो ग्राफ से देख के कर सकते हैं। देयर इज नो ग्राफ इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपको सिर्फ टेबल से ही करना है। अच्छा यहाँ देखें इक्विलिब्रियम मोल का क्या मतलब होता है। बड़ा ये वो मोल्स है रिएक्टेंट के जो बच गए हैं, लेफ्ट अनरिएक्टेड, और ये प्रोडक्ट का जो 1.98 मोल आ रहा है, ये वो मोल्स हैं जो न्यूली फॉर्म है, जो नए बने हैं, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पर अब इकट्ठे आ गए। इक्विलिब्रियम पर SO3 के मोल है 1.98, ऑक्सीजन के मोल है 1.01, और SO2 के मोल है 0.02। और यहाँ पर आपसे वो मोल ही बेटा पूछ रहा है कि SO2 के कितने मोल हैं? 0.02,
ऑक्सीजन के कितने मोल है 1.01, लेकिन हम चलिए सारा केस ही निकाल लेते हैं। अच्छा बेटा, अब आपने कंसंट्रेशन निकालनी है, इक्विलिब्रियम मोल के बाद कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का अगर आपको यूनिट पता होगी तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं क्या करना है। देखिए, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, जो मोल है ना बेटा, उनको आप वॉल्यूम से डिवाइड कर ले तो कंसंट्रेशन आती है। तो मोल तो ऊपर आए हुए, वॉल्यूम कितना है देखें 40 क्यूबिक डेसीमीटर, वॉल्यूम कितना है 40 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस के अंदर बेटा हमने ये नोट किया है कि उसने वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, तो आप वहां पर बस फिर जो मोल्स होंगे वही आपकी कंसंट्रेशन होगी। लेकिन ये बड़े ध्यान से, अक्सर उसने दिया होता है 95% केसेस में वॉल्यूम इज गिवन, तो आपने अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पर टोटल कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 40, तो ये जो मोल आए ना बेटा 0.02 या 1.01 या 1.98, ये 40 क्यूबिक डेसीमीटर में आ रहे हैं। वन में कितने आएंगे डेफिनेटली डिवाइड करना है आपको, तो ये 0.02 डिवाइडेड बाय 40, 1.01 डिवाइडेड बाय 40, 1.98 डिवाइडेड बाय 40। पर जो आंसर आएगा उसको केसी के एक्सप्रेशन में पुट करना है आपने। ये देखें, केसी इज इक्वल टू, अब मैं अगर इनको डिवाइड कर दूं 0.02 डिवाइडेड बाय 40, ये आ रहा है 0.005। ऑक्सीजन का क्या आ रहा है 1.01 डिवाइडेड बाय 40, ये आ रहा है बेटा 0.02525। और SO3 का क्या आ रहा है 1.98 डिवाइडेड बाय 40, 0.0495। अब इनको बेटा आपने यहाँ पुट करना है, लेकिन आपको फिर बताऊं जहां स्क्वायर होगा वहां स्क्वायर लेंगे। जिस तरह SO3 की क्या वैल्यू आ रही है 0.0495, देखिए बेटा इसका स्क्वायर है ना, देखिए ऊपर एक्सप्रेशन में लिया मैंने स्क्वायर, SO3 का तो स्क्वायर लेना है। इसी तरीके से SO2 का भी स्क्वायर होगा, क्या वैल्यू आ रही है 0.005 का स्क्वायर। और बेटा ऑक्सीजन कितना आ रहा है, एक मिनट बेटा 0.02 डिवाइडेड बाय 40, जी बेटा यहाँ 30 आ रहे हैं, ठीक है मालिक, ठीक कह रहे हो, ये 30 है, शाबाश। और ये देखें 0. ऑक्सीजन के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं होगा, 0.02525, ये जी। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है, यूनिट में आपको बता देता हूँ। देखिए ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट कितनी दफा आ रही है, 2 दफा आ रही है ना। एक तो बहुत इसका स्लो मेथड है जिसपे आप गलती बिल्कुल भी नहीं होती, वो ये कि आप, अच्छा आप इस तरह भी कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स को कट कर दें, वो ज्यादा इससे क्विकर है। वो ये मैं कह रहा हूँ बेटा कि देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स को आप जरा कट करें ना, कितनी कट हो रही है, ऊपर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, नीचे 2 से कट हो रही है, कितनी स्क्वायर ब्रैकेट्स बच गई, एक। ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। बेटा इसको ऊपर लेकर आए ना, तो ये क्या बन जाएगा मोल -1 DM+3, तो ये यूनिट आ जाएगी मोल -1 और DM+3। और केसी बेटा आप इस वैल्यूज को सॉल्व कर लें तो आपके पास केसी का आंसर आएगा इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज बिगर देन 1, इसका मतलब है मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है ना बेटा। इफ केसी इज बिगर देन 1, तो इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन मिक्सचर हैज मोर प्रोडक्ट देन रिएक्टेंट्स, ठीक है बेटा। देखिए ना क्यों, अच्छा सम टाइम KC1 भी आ सकता है। 1 कब आएगा देखिए, जिसने मैंने भी आपको ग्राफ में बताया था, ये B है और ये A है। अगर बेटा आप इन दोनों को डिवाइड करें और आंसर 1 आ रहा है, तो ये 1 कब आएगा जब B और A की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली इक्वल होगी, देन KC इज इक्वल टू 1 ना, ठीक है, देन KC इज इक्वल टू 1। और अगर बेटा आपके पास KC की वैल्यू 1 से बिगर आ रही है, इसका मतलब है कि यू हैव मोर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन मिक्सचर। अच्छा एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है कि हमें कितने सिग्निफिकेंट आंसर्स में क्वेश्चन लिखना है, आंसर देना है। तो बेटा देखिएगा, आप लोग देखा करें कि क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने कितने सिग्निफिकेंट फिगर यूज किए हुए, मिनिमम आपको उतने में आंसर देना है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा 3, 2.00 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1.98 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 40.0, तो आपको आंसर देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन बेटा, ये एक टाइप समझ आ गई है। इस टाइप में क्या है कि आपको केसी निकालना है और आपको क्या दिया होगा सुन ले, आपको इनिशियल मोल्स दिए होंगे, आपको बेटा इनिशियल मोल्स एग्जामिनर ने दिए होंगे, और आपको इक्विलिब्रियम मोल भी किसी एक का दिया होगा।
और वहां से आप रेशियो मेथड से फिर बाकी काम करेंगे। बेटा हमेशा 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, हैदर क्वेश्चन के अंदर जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर एग्जामिनर ने यूज किए होंगे आप उसमें आंसर देंगे। वो तो डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन में, आपको याद होगा मोल के बाद क्वेश्चन में वो कह रहा होता है, जो मुझे अभी तक याद है, एक बोरॉन का आपने रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना था, तो वो उसमें कह रहा है कि यूज 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वो बाद से बाउंड कर देता है। लेकिन यहाँ पर जहां उसने बाउंड नहीं किया, वहां पर आप देखेंगे एग्जामिनर खुद कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम यूज कर रहा है, उतने में आप आंसर देंगे। ठीक है बच्चा, बेटा ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब आ जाए बेटा, अपने आंसर लिखना है, आंसर की बात कर रहा हूं। जो आप आंसर लिखेंगे वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। ठीक है जी, ये जो 0.0200 है ना, अच्छा आप, अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन से काउंट होते हैं, तो याद रखें जो लीडिंग जीरो होते हैं ना, जो स्टार्ट में जीरो आ रहे होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं, जो डेसिमल के बाद आ रहे होते हैं, जो ट्रेलिंग जीरो और लीडिंग जीरो, ये दो मतलब फर्क जेन में रखिएगा। लीडिंग जीरोस आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। जो स्टार्टिंग में जीरो आ रहे हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो जीरो स्टार्टिंग में नहीं आ रहे, आखिर में आ रहे हैं, ट्रेलिंग जीरोस या ट्रैपिंग जीरो जो दरमियान में आ रहे हैं, जिस तरह के ये 20006, ये सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, या इस तरह 2000, ये आपके सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। ठीक है, जो आखिर में आ रहे होते हैं। अच्छा बेटा, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आ जाए, जिसमें उसने आपको केसी की वैल्यू दी होगी और आपको इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशंस नहीं दिए होंगे। फॉर एग्जांपल, ऊपर एक क्वेश्चन था भी इस तरह का, मैं आपको दिखाता हूं। बट आपको ये बात मैं बता दूं कि इक्विलिब्रियम और एनर्जेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विलिब्रियम एंड एनर्जेटिक्स। ये जी एक क्वेश्चन जिस तरह का, देखिए इन इन क्वेश्चंस के अंदर उसने ना आपको केसी दिया हुआ है, आप देखें, और आप हैरान होंगे कि इस दफा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों है। यस, तो इसने क्या किया है कि रिएक्शन मिक्सर के अंदर जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था ना, उसने चारों चीजें ऐड कर दी, CO2 भी ऐड किया, H2 भी ऐड किया, CO भी और H2O भी, और फिर उसने रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड होने दिया। लेकिन स्टार्टिंग में ही उसने चारों चीजों को ऐड किया है रिएक्शन मिक्सर के अंदर। ठीक है ना, और केसी इज गिवन, आपको क्या बता रहा है, आपको क्या कह रहा है कि आपने इक्विलिब्रियम मोल बताने हैं जी, कि कैलकुलेट द मोल्स प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो बेटा इसका क्या तरीका है, वही आप टेबल बना लें। ये देखें जी, ये इनिशियल मोल है, ये आपके पास होंगे चेंज इन मोल्स, ये आपके पास आएंगे बेटा इक्विलिब्रियम पर जो आपके पास मोल्स आ रहे हैं, और ये आपके पास बेटा आएगा कंसंट्रेशन। ठीक है जी, अब देखें, आपको उसने बिल्कुल नहीं बताया कि इक्विलिब्रियम मोल कितने हैं। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, पिछले क्वेश्चन में उसने आपको इनिशियल मोल बताए हुए थे और इक्विलिब्रियम मोल भी बताए हुए थे, है ना, लेकिन यहाँ पर इनिशियल मोल बताए हैं, इक्विलिब्रियम का बिल्कुल आइडिया नहीं दिया, बल्कि बस केस ही दे दिया इस दफा। अब आप इक्विलिब्रियम मोल कैसे निकालें, अब हम एज्यूम करेंगे, बट हमें ये तो पता है ना कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स ने क्या करना है, रिएक्ट करना है, तो रिएक्टेंट्स कम होंगे और प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा आप अगर ये भी यहाँ सोच रहे होंगे कि सर हमें क्या पता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, ये भी तो आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड। मैंने भी आपको ये बताया कि इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज ग्रेटर देन 1, अगर केसी की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो इसका मतलब है रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 से बिगर आ रही है 1.44, इट मींस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और आपके पास ये जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है ये कम होगी। तो रिएक्टेंट कितने लिए हमें बेटा उसने 0.7, ये स्टार्टिंग था। क्या एट इक्विलिब्रियम भी इतना ही रहेगा, नहीं, इक्विलिब्रियम पर ये कम हो जाएगा, 0.7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा ये नहीं पता, लेकिन रेशो सेम है, 1:1:1:1:1। ठीक है, जितना कम होगा उतना ही बनेगा। अब हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा इस तरह कि ये जो 0.7 था ना, इसमें से x मोल कम हो गया, कितना, x मोल माइनस x, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्टिंग में 0.7 था, लेकिन डेफिनेटली जब रिएक्शन होगा तो 0.7 तो नहीं रहेगा ना, कुछ कम होगा। कितना कम होगा, मैंने एज्यूम किया x मोल कम हो गया जी, तो 0.7 से मैं x माइनस करूंगा जब मैंने इक्विलिब्रियम निकालना होगा, तो ये इक्विलिब्रियम आएगा 0.7
माइनस एक्स, ये इक्विलिब्रियम मोल है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मोल वही होते हैं ना जो बच जाते हैं, लेफ्ट अनरिएक्टेड। अच्छा, हाइड्रोजन के स्टार्टिंग मोल थे 0.7, ये भी तो बेटा रिएक्ट करेगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट है, इससे कम होना है। कितना कम होना है? अब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में मोलर रेशियो 1:1 है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा H2 भी उतना ही कम होगा, तो ये भी बेटा x मोल कम होगा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? 0.7 माइनस एक्स, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अब कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपके पास देखिए 1:1 है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा उतना कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना यूज हो रहा है बेटा? एक्स मोल। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा? एक्स मोल बनेगा। कितना बनेगा जी? एक्स मोल। तो यहाँ पर आप क्या करने जा रहे हैं? देखें, यहाँ पर आप करने जा रहे हैं प्लस एक्स, कि कार्बन मोनोऑक्साइड पहले 0.3 था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो एक्स मोल मजीद इसमें ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस एक्स। कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में 1:1 रेशियो है, जितना कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा वाटर भी उतना ही बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बना है जी? 0.3 में कितना ऐड हुआ है? प्लस एक्स। तो यहाँ पर भी बेटा वाटर भी एक्स मोल ऐड होगा 0.3 के अंदर। तो आपको एक चीज बेटा मैं बताऊं कि आपको ये पता है ना कि जब मैंने ये ग्राफ बताया था कि रिएक्टेंट्स कम होते हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं तब मैंने प्लस एक्स किया है जी, और रिएक्टेंट कम हो रहे हैं, देखेंगे रिएक्टेंट कम हो रहे हैं तभी तो मैंने यहाँ पर माइनस एक्स किया है, ठीक है ना। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर, अच्छा इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसमें देखिए वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर बताता है, ताकि आप लोगों को मैथ में वो ना उलझाए ज्यादा। वॉल्यूम कितना है? 1। तो आप इन मोल्स को 1 से डिवाइड करें तो कंसेंट्रेशन आ जाएगी, जो कि यही आएगी, यही बेटा कंसेंट्रेशन भी आ गई आपकी, राइट। अब आपने बेटा क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम मोल। ये आपको निकालना है कि एक्स की वैल्यू क्या है। अब आप बेटा इनको केसी के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। आगे मैथ्स है सारी। केसी इज इक्वल टू CO H2O और CO2 और H2। केसी कितने हैं देखें जी, केसी गिवन है ना, केसी इज 1.44, 1.44। सीओ कितने है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जो वाटर है ये एक जैसे, इनका हम स्केयर ले लेंगे आगे जाके, ठीक है। अभी मैं नहीं ले रहा, लेकिन आगे जाके मैं इसका स्केयर ले लूंगा। और ये नीचे कितना आ रहा है जी? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये 0.7 माइनस एक्स और 0.7 माइनस एक्स। अब बेटा आप इसका स्केयर ले लें। 1.44 इज इक्वल टू 0.3 प्लस एक्स का होल स्केयर और 0.7 माइनस एक्स का होल स्केयर। अब इसका अंडर रूट ले ले बेटा। 1.44 इज इक्वल टू, अब आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ना यहाँ से बेटा, हम ज्यादा टाइम इस पे अपनी लगाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, इसका अंडर रूट लें बेटा, और कहीं बच्चा अगर मुझे बता दे। वन पॉइंट टू, 0.3 प्लस एक्स और 0.7 माइनस एक्स। अब बेटा आपने एक्स निकालने ना, आपने एक्स निकालने, ठीक है। अब इसको इधर ले जाए बेटा, ये आ जाएगा देखें 1.2, 0.7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.3 प्लस एक्स। बेटा एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, या नहीं निकाल सकते? एक्स की वैल्यू जो आप निकालेंगे ना, बस उसको यहाँ पुट कर दे बेटा, यहाँ पर, और 0.7 में माइनस कर दे, 0.3 में ऐड कर दे। बेटा मुझे उम्मीद है कर लेंगे आगे, ठीक है ना। आपने जो बेटा एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, कोई बच्चा अगर निकाल निकाल चुका है तो मुझे जल्दी से बता दे क्या आ रही है। ये देखें, ये किया, एक्स वैल्यू वैल्यूज को आप इकट्ठा कर दें, 0.84 और माइनस 0.3 एक्स प्लस 1.2 एक्स, 0.84 माइनस 0.3, 0.54, 2.2 एक्स। क्या आ रही है जी? जी 0.245। ये जो बेटा वैल्यू आई है ना आपके पास,
आप इस वैल्यू को, जी बेटा, आप इस वैल्यू को क्या करें, अब x की जगह पुट करें, 0.245 आपके पास x की वैल्यू आई है, 0.245। यहाँ माइनस करें, इधर यहाँ माइनस करें, यहाँ प्लस करें, यहाँ प्लस करें, तो आपके पास इक्विलिब्रियम मोल आ जाएंगे ना। 0.7 में से 0.245 माइनस करें, 0.7 में से 0.245 माइनस करें, 0.3 में से 0.45 ऐड करें, 0.3 में 0.245 ऐड करें, ठीक है, तो आपके पास इक्विलिब्रियम मोल्स आ जाएंगे। ये दो सेम आएंगे और ये दो सेम आएंगे, राइट। अब आते हैं बेटा तीसरे टाइप के क्वेश्चन में। इसमें तीसरा टाइप का क्वेश्चन भी आता है जो कि आप हमने जब ये स्कूल में दिया था बेटा, तो उसमें काफी बच्चों ने गलतियां की थी, जिसमें परसेंटेज डिकम्पोजिशन की बात कर रहा होता है, परसेंटेज डिकम्पोजिशन, ठीक है, वो मैं आपको जरा दिखाता हूँ बेटा। ये देखिएगा, एक मिनट। ये पेपर है हमारे पास जी, ये जी, मैं इसको जरा यहाँ करता हूँ। ये थर्ड टाइप का मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, केसी का, फिर केपी पर भी आएंगे इसके बाद। पर ये था जी हमारे पास, अच्छा लेकिन ये केपी में है, केपी। तो चलें अभी पहले केपी स्टार्ट करते हैं। जो मैं आपको एग्जांपल करवाना चाह रहा हूँ ना, परसेंटेज डिकम्पोजिशन, ये केपी में है। लेकिन चले आपको मैं इक्विलिब्रियम मोल तो निकालना सिखाऊं ना, कि इक्विलिब्रियम मोल कैसे निकालते हैं। ये जी क्वेश्चन है, 2 MgO सॉलिड, 2Cl2 गैस और 2 MgCl2 सॉलिड और O2 गैस, ठीक है। यहां पर आपसे वो बेटा केपी पूछ रहा है, केपी। अब मैं आपको पहले केपी के बारे में थोड़ा बस बता दूं। केपी जो होगा ना बेटा, दिस एक्सप्रेशन इज ओनली यूज फॉर द गैसेस, ओनली फॉर गैसेस। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, गैसेस के लिए होगा, नॉट फॉर लिक्विड्स, ठीक है। और सॉलिड के लिए तो होता ही नहीं है। तो अगर आपसे वो कहते हैं जी आप केपी का एक्सप्रेशन लिखें, तो केपी, पी स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर। देखिए ये कंटेनर है ना, तो इस कंटेनर में सॉलिड्स का प्रेशर तो नहीं होगा ना, प्रेशर तो होता है ड्यू टू द कोलिजन्स, कोलिजन्स की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये P जो है पार्शियल प्रेशर और O2 ऐसे आएगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन। और बेटा क्लोरीन के पीछे कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यहाँ इस तरह 2 लगा देंगे। अच्छा बस इसमें कंफ्यूजन, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 2 आप P के ऊपर लगाएं या 2 आप क्लोरीन के ऊपर लगाएं। तो बेस्ट ये है कि आप 2 को P के ऊपर लगाएं, लेकिन सम टाइम क्वेश्चंस ने उसने क्लोरीन पे भी डाला होता है। बेहतर ये है, जो नॉर्मल बुक्स भी फॉलो करती हैं, कि जो आपने स्क्वायर डालना होगा, जो कोएफिशिएंट वाला स्क्वायर है, वो आप पी के ऊपर डालेंगे, ठीक है। तो ये बेटा इसका एक्सप्रेशन हो गया। देखिए एक्सप्रेशन में क्लोरीन और ऑक्सीजन आएगा, सॉलिड्स नहीं आएंगे। अब उसका क्वेश्चन जरा सुनिए जी, इसमें क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन आप नोट कर लें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 70% ऑफ द इनिशियल क्लोरीन हैज रिएक्टेड, ये क्वेश्चन है बस। अब मैं MgO और O2 नहीं लिख रहा है, ठीक है जी। 70% ऑफ इनिशियल amount of chlorine has reacted equilibrium pressure is 1.00 times 10 raised to power 5 pascals at 500 Kelvin। आपको बेटा एक चीज और बता दो, ये आपके एमसीक्यू में ज्यादा पूछते हैं, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KC एंड KP, और आगे जो A2 में भी पढ़ेंगे, ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर के चेंज करने से KC और KP की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन टेम्परेचर के अलावा कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ये कोई इफेक्ट नहीं डालते इनकी वैल्यूज के ऊपर। सिर्फ टेम्परेचर कैन चेंज द वैल्यू ऑफ KC एंड KP। क्वेश्चन पर आए, ये है जी आपके पास 2 MgO सॉलिड
2 moles of chlorine gas, MgCl2 solid and O2 gas. आपको मैंने एक्सप्रेशन तो बता दिया। वो कह रहा है जी आपने केपी निकालना है। क्या निकालना है? क्वेश्चन सुन लें, फाइंड केपी। तो आपको केपी के सारे स्टेप्स में इसी क्वेश्चन में बता दूंगा जी कि केपी कैसे निकालना है और परसेंटेज डीकंपोजिशन से कैसे निकालते हैं। ठीक है, 2-3 तरीके हैं इसके। पहले तो आप इसको निकाल देना, ये तो इसकी तो बेटा जरूरत ही नहीं है ना, ये जो सॉलिड्स हैं इसको तो हमें जरूरत ही नहीं है। ये और ये हमारे लिए फायदेमंद है। अब कह रहे 70% ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ क्लोरीन हैज रिएक्टेड। 70%। तो आप बेटा इसको ऐसे कर लें, इनिशियल मोल जो है ना, इनिशियल मोल आपकी मर्जी है। आप इनिशियल मोल अगर 1 लेना चाहते हैं 1 ले लें, इनिशियल मोल अगर आप 1 लेना चाहते हैं 1 ले लें। ठीक है, और अगर आप 100 लेना चाहते हैं तो आप 100 ले लें बेटा, ये आपकी मर्जी है। अगर आप 100 लेंगे ना इनिशियल मोल तो आप कहेंगे 100, क्योंकि परसेंट है ना, तो आप 100 में से 70% यूज हो रहा है और ऑक्सीजन अभी 0 है। ठीक है, चेंज कितना हुआ जी? उसने आपको बताया हुआ कितने मोल चेंज हो रहे हैं, यूज कितने हो रहे हैं क्लोरीन के, 70%। तो 100 में से 70 यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये बात जरा देखें कि जितने चेंज हो रहे हैं, जितने आपके चेंज मीन यूज हो रहे हैं, वो क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे ना। सपोज आपके पास 100 क्लोरीन थे, उसमें से 70 रह गए हैं, सॉरी 70 ने रिएक्शन किया है। 70 ने क्या किया? रिएक्शन किया बेटा। तो बचे कितने? इक्विलिब्रियम मोल्स कितने होंगे? 70 ने तो रिएक्शन कर दिया ना, तो पीछे कितना आया? 30। तो ये जो चेंज हुए हैं इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। क्या बनाया? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा? अब देखिए प्रोडक्ट कैसे निकालना है। अब रेशो चेक करें, क्लोरीन में और ऑक्सीजन में मोलर रेशो क्या है? 2:1। मतलब जितने मोल क्लोरीन के यूज होंगे ना, उसका हाफ ऑक्सीजन बनेगा। अगर 2 मोल क्लोरीन के यूज हो रहे हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन बन रहा है। अगर 70 मोल यूज हो रहे हैं तो कितना बनेगा? 35। अगर 70 मोल यूज हो रहे हैं तो 35 मोल ऑक्सीजन के बनेंगे। तो इक्विलिब्रियम मोल कितने हुए? 0 + 35 35। ये आपके पास इक्विलिब्रियम मोल आ गए। ये क्या आ गया जी? इक्विलिब्रियम मोल। अच्छा आप कहेंगे ये तो केसी वाला है। केसी यहां तक सेम है, केपी और केसी में इक्विलिब्रियम मोल तक सेम है। लेकिन आगे क्या है जी, यहाँ पर अब थोड़ा सा फर्क आ जाता है। आपको ये जो इक्विलिब्रियम मोल आपने निकाले ना, इसको आप ऐड कर दें। अच्छा आपको मैं दूसरा तरीका भी बता दूं। आपको अगर ये तरीका पसंद नहीं है तो आप इसको 1 से भी कर सकते हैं बेटा, कि इनिशियल मोल कितने हैं? 1। इनिशियल मोल कितने हैं जी? 1। 1 का 70% कितना होगा? 0.7। 0.7 यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, 0.7 क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। तो यहाँ कितना बनेगा? 0.7 का हाफ कर दें, 0.35। 0.35 बेटा बनेंगे। तो अब इन वैल्यूज को भी लेकर चल सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप देखेंगे मार्क्स की में वो इन वैल्यूज को लेकर चल रहा है, जैसे ये जो 1 वाले को। लेकिन कोई फर्क नहीं है, आप बेशक 100 को लेकर चले। ठीक है, आंसर तो आपका सेम ही आएगा ना, क्योंकि रेशियो सेम है। अच्छा बेटा आपने क्या करना है, जब केपी के आपने क्वेश्चंस करने हैं बेटा, मोल को हाफ करना होता है, कंसंट्रेशन को नहीं, मोल को। देखो ना, आपने जो इक्वेशंस में ये जो कोएफिशिएंट होते हैं आपको मोल बता रहे होते हैं ना, कि कितने मोल किसके यूज हो रहे हैं। 2 मोल क्लोरीन के यूज हो रहे हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन का बन रहा है। ठीक है, तो ये जो चेंज है ये बेसिकली यूज हो रहे हैं, ये यूज हो रहे हैं रिएक्टेंट के मोल। 70% यूज हो रहा है तो कितना बन रहा है? ऑक्सीजन 35, क्योंकि 2:1 है। और ये इक्विलिब्रियम मोल तो आपके बच गए हैं। ये वो मोल्स हैं बेटा 30 जो बच गए हैं एट द एंड, और ये 35 वो मोल्स हैं जो नए बने हैं फॉर दी प्रोडक्ट के लिए। अब केस पी में जो नया काम आपने करना है वो ये कि इन मोल्स को ऐड कर दें टोटल मोल्स निकालने के लिए, एनटी। तो 30 + 35 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 65। ठीक है जी, ये आपके पास टोटल मोल आ गए। अब केपी में क्या करते हैं, नया काम, मोल फ्रैक्शन आपने निकालना होता है। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि जो एक गैस के मोल है या एक चीज के मोल, उसको टोटल उसको आप टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। तो आपके पास बेटा यहाँ पर क्लोरीन के मोल्स कितने हैं? 30। 30 को आप डिवाइड कर दें 65 से। ऑक्सीजन के मोल कितने हैं? 35।
इसको आप डिवाइड कर दें 65 से, तो आपने दोनों को टोटल मोल से डिवाइड कर देना है। तो 30 डिवाइडेड बाय 65, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 0.462, और दूसरा क्या आ रहा है बेटा 35 डिवाइडेड बाय 65, 0.54, 0.54, ये आ गए जी मोल फ्रैक्शंस। अब मोल फ्रैक्शन के बाद बेटा क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर निकालना होता है बेटा। ये स्टेप देख लें, कोई इतना फर्क नहीं है। केसी के अंदर आप इनिशियल मोल, चेंज, इक्विलिब्रियम मोल यहां तक आते हैं। केसी में इक्विलिब्रियम मोल के बाद क्या करते थे, वॉल्यूम से डिवाइड करते थे। लेकिन केपी के अंदर आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम मोल को आगे क्या करना है, इक्विलिब्रियम मोल से आगे मोल फ्रैक्शन निकालना है। कैसे, इक्विलिब्रियम मोल्स को ऐड कर लेंगे, दैट इज द टोटल मोल। अब जो टोटल मोल आए हैं उससे आप इंडिविजुअल गैस के मोल को डिवाइड कर दो। क्लोरीन को डिवाइड कर दिया, उसका मोल फ्रैक्शन आ गया। ऑक्सीजन के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड किया, उसका मोल फ्रैक्शन आ गया। लास्ट स्टेप है पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं। पार्शियल प्रेशर, बेटा पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, ये जो मोल फ्रैक्शन ऊपर निकाला है मैंने, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स। जो ऊपर मोल फ्रैक्शन आपने निकाला है ना, और याद रखें सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। आप इन दोनों को ऐड करें 1 आएगा। तो वो सम टाइम इस तरह भी करता है बेटा कि आपको ना जिस तरह दो चीजें है ना, एक के मोल फ्रैक्शन दे देगा, दूसरे के नहीं देगा, तो आपने 1 में से माइनस करना है, दूसरे के मोल आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए, मैं लिख रहा हूं वर्डिंग में, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का बेटा फॉर्मूला लिख लें। पार्शियल प्रेशर जो होता है, सपोज क्लोरीन का आपने पार्शियल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर मीन इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन इनटू टोटल प्रेशर, ये होगा जी। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन इनटू टोटल प्रेशर। तो ये देखें, अब आपने मोल फ्रैक्शन निकाला हुआ है 0.462, टोटल प्रेशर कितने है जी, क्वेश्चन में गिवन है। जो इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा दैट इज द टोटल प्रेशर, 1.0 टाइम्स 10⁵. इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर बेटा आपने ऑक्सीजन का निकालना है, तो 0.54 इंटू 1.00 टाइम्स 10⁵. ये बेटा आपके पास पार्शियल प्रेशर्स आ गए। अब आप केपी निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था और पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन का स्क्वायर था। तो ऑक्सीजन बेटा ये आ रहा है जी 0.54 टाइम्स 1.00 टाइम्स 10⁵ डिवाइडेड बाय, नीचे पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर होगा बेटा, इसका स्क्वायर लेना है, 0.462 टाइम्स 1.00 टाइम्स 10⁵ का होल स्क्वायर। आप बेशक इसकी बेटा एक पिक्चर ले लें, अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन, ये ले मैं इसको इस तरह करता हूँ, फ्लिप करता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये फरवरी मार्च 2022 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, जिसमें वो परसेंटेज के 70% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन हैज रिएक्टेड, इस तरीके से पूछ रहे हैं। अब बेटा आप यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसमें यूनिट्स कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है। जोन सी यूनिट एग्जामिनर ने यूज की होगी, आपको कोई कन्वर्जन नहीं करनी बेटा, जोन सी यूनिट एग्जामिनर ने यूज की होगी ना, आपको उसी को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल अब ये है ना, केपी इज इक्वल टू, ऊपर एक प्रेशर है तो एक दफा एटीएम लिखे, या उसने अगर पास्कल यूज किया तो पास्कल में करेंगे, उसने किलो पास्कल यूज किया तो किलो पास्कल में, और नीचे 2 दफा पी है तो इसका स्क्वायर, बेटा ये क्या हो जाएगा, एक एटीएम, इसके स्क्वायर से कैंसिल, तो ये 1 एटीएम बच गया, 1 डिवाइड, और ये आपके पास हो जाएगा पर एटीएम, तो ये आपकी यूनिट आ जाएगी। इस तरह पास्कल्स दिया होगा तो पर पास्कल, ठीक है जी। तो ये तो हो गया केपी। अब आते हैं बेटा जल्दी से ली शेटलियर्स प्रिंसिपल के ऊपर, और मेरा ख्याल है कि जो इसमें टाइट्रेशन कर्व्स हैं, टाइट्रेशन कर्व्स और कॉन्जुगेट एसिड बेस, वो हम कल वाली क्लास में रखेंगे, क्योंकि ले शेटलियर प्रिंसिपल पे थोड़ा टाइम लगेगा ये, लेकिन वो टॉपिक है जो आप ओ लेवल्स में पढ़ कर आए, शेटलियर्स प्रिंसिपल। सिर्फ स्टेटमेंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, पर देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, व्हेन अ dynamic equilibrium is disturbed, डिस्टर्ब कैसे होता है जी, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, बस कैटलिस्ट से नहीं होता। व्हेन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, द रिएक्शन
moves या position of equilibrium moves in such a way as to counteract that change. ठीक है बेटा, रिएक्शन उसको काउंटर एक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है बेटा, अब मैं आपको जल्दी से एग्जांपल्स करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम टेम्परेचर, सबसे पहले कंसंट्रेशन के साथ करते हैं जी। ये देखें, ये रिएक्शन बेटा इक्विलिब्रियम पर आ गया, राइट। इक्विलिब्रियम आने का पता है क्या मतलब होता है? कि अब देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन। ये ग्राफ ही तो बता रहा होता है कि अब मजीद चेंजिंग नहीं आ रही, जितना अमोनिया बनना था बन गया है, और जितना जो है ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन ने यूज होना था वो हो चुका है। नो चेंज इन द कंसंट्रेशन। अब अगर आप क्या करते हैं, बाहर से मजीद नाइट्रोजन ऐड करते हैं, इफ वी ऐड मोर नाइट्रोजन इनटू रिएक्शन मिक्सचर, देन, पर अगर आप बाहर से मजीद नाइट्रोजन ऐड कर रहे हैं तो क्या आपने कंसंट्रेशन चेंज की? क्या आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया? बिल्कुल कर दिया भाई, आपने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है ना। रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम पर था, अब आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। बेटा रिएक्शन मिक्सचर पता है क्या चाहेगा? ये जो आपने एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ऐड किया है इनटू द रिएक्शन मिक्सचर इस एक्स्ट्रा नाइट्रोजन को यूज करने की कोशिश करेगा। ये जो आपने एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ऐड किया, रिएक्शन चाहेगा इस नाइट्रोजन को यूज किया जाए, इस नाइट्रोजन के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जाए। जो आपने एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डाला है, रिएक्शन मिक्सचर इसको कम करने की कोशिश करेगा। तो रिएक्शन मिक्सचर बेटा इसको कैसे कम करेगा? ये जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आपने डाला है ना, ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाएगा और क्या बनाएगा? अमोनिया। देन तो क्या होगा बेटा? देन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड मोर अमोनिया विल फॉर्म। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बता दूं, आपको ये बात याद होनी चाहिए कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आपकी सिलेबस का हिस्सा है। और बच्चे इस चीज को याद रखेंगे कि जो अमोनिया हेबर्स प्रोसेस है जिसमें अमोनिया बन रही है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जब भी हम ये कह रहे होते हैं ना कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो बेसिकली हम फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में कह रहे होते हैं। अच्छा बेटा, ये आपको समझ आ गया? अभी मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं बताया, सिर्फ हम कंसंट्रेशन देख रहे हैं कि आप जो चेंज करेंगे ना, रिएक्शन उस चेंज को अपोज करेगा। मतलब आपने नाइट्रोजन बढ़ाया, रिएक्शन उस नाइट्रोजन को कम करेगा। तो रिएक्शन उस नाइट्रोजन को कैसे कम करेगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना देगा। इसके ऑपोजिट क्या होता है भाई? मुझे ये बताएं कि अगर आप नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं, अगर आप क्या करते हैं, इस रिएक्शन मिक्सचर में नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं, बाहर से मजीद नाइट्रोजन डालते हैं, तो ये भी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है ना, क्योंकि सपोज इसके 0.5 मोल्स थे एट इक्विलिब्रियम, सपोज करते हैं आपने 0.5 को बढ़ाकर कितना कर दिया? 0.7 कर दिया। ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ना, आपने 0.2 मोल एक्स्ट्रा ऐड किए, तो रिएक्शन मिक्सचर इन एक्स्ट्रा मोल्स को यूटिलाइज करेगा, इनको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो अब अगर आपने अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अब ये याद रखें, आप जिस चीज की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा, और कम करने की खातिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब आपने अमोनिया बढ़ाया तो वो ऑपोजिट साइड पर जाएगा, आपने हाइड्रोजन बढ़ाया तो वो ऑपोजिट साइड पर जाएगा। तो ये तो है चेंज इन कंसंट्रेशन। टेम्परेचर वाला बेटा थोड़ा डिटेल है, वो जरा देखें कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। N2 3H2 2NH3। आपको मैं ये बता दूं, आपके सिलेबस में ये दो एग्जांपल्स हैं जो आपसे वो पूछेगा। एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाली इक्वेशन है और एक हेबर्स प्रोसेस वाली इक्वेशन है। याद रखें, बोथ आर एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड डायरेक्शन में दोनों एक्सोथर्मिक हैं। ठीक है, तो अब मैं दोनों को बता देता हूं। पहले हम अमोनिया को देख लेते हैं। देखें जी, ये हीट रिलीज हो रही है ना ऐसे। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है। ठीक है,
और जब भी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा हीट रिलीज होगी ना, और रिएक्शन मिक्सर का टेम्परेचर बढ़ेगा। आप बेटा क्या करते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर बेटा आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, मतलब आपको मैं ये कहता हूं बेटा कि हीट को ना आप इस तरह लिख लिया करें। अगर उसने डेल्टा एच लिखा होगा ना -46.1, तो आप उस डेल्टा एच माइनस का मतलब है कि हीट रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट वाली साइड पर लिख लें, और इसको बिल्कुल कंसेंट्रेशन की तरह डील करें, बड़े आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर बेटा मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ ना, तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करने का वही मतलब समझे कि आपने जिस तरह कंसेंट्रेशन बढ़ा दी थी, तो आप बताएं आपने हीट बढ़ा दी है। अब आपने बेटा देखें दो चीजें हैं, राइट साइड पर दो चीजें, एक अमोनिया और एक हीट है। आपने हीट को बढ़ा दिया है, जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया रिएक्शन मिक्सर का, तो रिएक्शन अब उस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। पता है किसी भी रिएक्शन मिक्सर में टेम्परेचर कब कम होता है, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट को यूटिलाइज करता है ना। दो चीजें समझ ले भाई, जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज होती है, हीट जनरेट होगी। और जब भी रिएक्शन बेटा एंडोथर्मिक होगा, देखें बैकवर्ड रिएक्शन एंडो है ना, अमोनिया इज एब्सॉर्बिंग द हीट, तो रिएक्शन मिक्सर क्या होगा, कूल डाउन होगा। ठीक है ना, ये बातें समझ लें, क्योंकि एंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब हो रही है, रिएक्शन मिक्सर से हीट एब्सॉर्ब होगी, तो रिएक्शन मिक्सर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब मैंने ये किया है बेटा कि मैंने रिएक्शन मिक्सर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो रिएक्शन क्या करेगा, टेम्परेचर को कम करने की कोशिश नहीं करेगा। तो टेम्परेचर को कम करने की खातिर रिएक्शन को किधर मूव करना है, बैकवर्ड एंडो साइड पर मूव करेगा, क्योंकि एंडो साइड पर मूव करेगा तभी तो रिएक्शन मिक्सर कूल डाउन होगा। जो आपने एक्स्ट्रा हीट डाली है उसको कम जो करना है आपने, तो कम करने के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवरेबल। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, हम कहेंगे कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। बेटा मैंने इसका डिटेल जो है ना वो अपलोड किया, अगर आप डिटेल इसका सुनना चाहते हैं। मैंने भी आपको डिटेल नहीं बताई इसकी, ठीक है, सिर्फ आपको आंसर बताया कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम will shift towards left hand side। अब मैं आपको इसमें एक और चीज बताता हूं बेटा, देखिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया ना, तो रिएक्शन किधर जा रहा है, बैकवर्ड। प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, अमोनिया पीछे जा रहा है बेटा। आपके पास केसी की वैल्यू क्या होगी, जरा गेस करें, केसी की वैल्यू क्या होगी आपके पास। देखिए अब आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन गया बैकवर्ड, अमोनिया हो गया कम, तो ऊपर अमोनिया अब कम हो गया बेटा, अमोनिया की वैल्यू कम होगी है, नीचे वैल्यू बिगर होगी है, तो केसी का अब आंसर पहले के मुकाबले में क्या होगा, कम होगा ना, क्या होगा, कम होगा। तो अब मैं आपको एक नोट लिख कर दे रहा हूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन when we increase the temperature, value of Kc decreases। ये याद रखिएगा बेटा, सम टाइम वो आपको एग्जाम में नहीं बताता कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, वो आपको ये बता रहा होता है, वो आपको इस तरह बता रहा होता है कि 600 केल्विन पर Kc की वैल्यू आ रही है 2.5 सपोज, और 800 केल्विन पर Kc की वैल्यू आ रही है 1.5। तो अब जरा देखें, टेम्परेचर के बढ़ाने से Kc की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। आप इससे क्या गेस करेंगे भाई, कि अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से Kc की वैल्यू कम हो रही है, इट्स मीन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्यों, आपको मैं अभी एग्जांपल से समझा चुका हूं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ना, तो अमोनिया क्या होगा बेटा, कम होगा। जब अमोनिया कम होगा तो Kc कम होगा ना, क्योंकि अमोनिया और Kc में डायरेक्ट रिलेशन है, अमोनिया और Kc में डायरेक्ट रिलेशन है, अमोनिया कम तो Kc कम। और अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से Kc कम हो रहा है, इट मींस रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसके ऑपोजिट देखें, N2। अच्छा बेटा आपसे वो ये भी पूछता है, मैं जरा वो भी बता दूं, इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन में, या वो चले इसके बात करते हैं, पहले एंडोथर्मिक वाला समझ लें। ये है जी 2NO। अब आप सबको पता है कि ये
एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है जी इसका, एंडोथर्मिक, है ना। अब बेटा अगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट टेम्परेचर को बढ़ाते हैं आप, तो रिएक्शन किधर जाएगा बोले, टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। इसके लिए केसी ये होगा ना बेटा, केसी इज इक्वल टू NO और N2 और O2। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे NO ज्यादा होगा। तो अब यही बात भी आप, और NO2 अगर बेटा NO ज्यादा होगा तो केसी ज्यादा होगा। तो लिख लें कि नोट बी कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, when we increase the temperature, Kc increases। बेटा ये आपको हिंट दे रहा होता है कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से Kc बढ़ेगा और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर के बढ़ाने से Kc कम होगा, ठीक है। तीसरी चीज बेटा वो जो आपसे पूछता है वो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का आपको एग्जांपल दे देता हूं। 2SO2 प्लस O2 इट गिव्स 2SO3। ये भी आपका क्या है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। इसमें 98% बेटा आपके पास ये बन रहा होता है कितने प्रेशर पर, 1 से 5 atm प्रेशर पर। अगर वो आपसे ये कहे ना कि टेम्परेचर के बढ़ाने से दो चीजें, समटाइम पूछता है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा वर्ड है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये दो चीजों को जरा समझिएगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ता है, याद रखिए, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ेगा। क्यों, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे मोर मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मोर सक्सेसफुल कोलिजन, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, मतलब प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। अच्छा याद रखें, जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों आते हैं, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन जो दूसरा बेटा मैंने वर्ड यूज किया ना, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये वेरी करता है। अभी तो आपको बताया कि एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट कम बनेगा, केसी कम हो रहा था ना आपका। ये देखिए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में दो चीजें समझ लें। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें लेस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। फिर फायदा क्या हुआ आप कहेंगे जी, फायदा क्या है, फायदा ये है कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो प्रोडक्ट तो कम बनता है, ठीक है, ये नुकसान है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो जल्दी होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक है। तो ये बात है आपने याद रखनी है, ये बात कि रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलग चीज है। समटाइम वो दोनों को मिक्स करके पूछता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ रहा है, वो हमेशा बढ़ेगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ रहा है, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो है। अगर एक्सो है तो प्रोडक्ट कम होगा, एंडो है तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। तीसरे फैक्टर पर आए, दैट इज प्रेशर। प्रेशर देखें, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, याद रखें प्रेशर का इफेक्ट ऑन गैसेस है, लिक्विड और सॉलिड पर नहीं है। PCl5 सॉलिड गैस में हम लेके जाते हैं, हाई टेम्परेचर पर है। PCl3 गैस एंड क्लोरीन गैस। बड़ा ये हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। हमने ये देखना है कि प्रेशर के बढ़ाने से, अच्छा ये भी याद रखें कि प्रेशर के बढ़ाने से जो है ना आपका रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अब प्रेशर के बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, राइट या लेफ्ट। और दूसरी बात ये भी याद कर लें अभी, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो बेटा, कि जो आपका Kc की वैल्यू है ना वो प्रेशर चेंज नहीं कर सकता, ओनली टेम्परेचर कैन चेंज द वैल्यू ऑफ Kc। प्रेशर कंसंट्रेशन Kc या Kp की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। अब प्रेशर का इफेक्ट देख लें कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, व्हाट हैपेंस, पर फिर क्लास हम खत्म कर देंगे बेटा इसके बाद। व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, जब आप बेटा प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा। देखें इसको ऐसे समझें, यहाँ 1 मोल है और प्रोडक्ट के कितने मोल हैं जी, 2 मोल्स हैं। रिएक्टेंट्स के कितने मोल हैं, 1 मोल है। मतलब रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट का 1 मोल है और ज्यादा जो वॉल्यूम है वो प्रोडक्ट ने ऑक्यूपाई किया हुआ।
1 मोल का क्या वॉल्यूम होगा बेटा, लेस वॉल्यूम होगा एज कंपेयर टू 2 मोल्स, 2 मोल्स का मोर वॉल्यूम होगा, है ना। मतलब रिएक्शन मिक्सचर में PCl5 ने कम वॉल्यूम ऑक्युपाई किया होगा, PCl3 क्लोरीन ने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया। अब वो कह रहे हैं कि आप जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है बेटा, कम होता है ना। तो आप जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ने कम होना है, आप जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ने कहा क्या होना है बेटा, कम होना है। तो बताएं वॉल्यूम किधर कम होगा, राइट साइड पे जाए या लेफ्ट साइड पे जाए, लेफ्ट साइड पर। देखिए जब लेफ्ट साइड पर जा रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है ना। तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, तो आप बताएंगे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड एज लेसर मोल्स आर प्रेजेंट। एक और एग्जांपल देखें, अगर इससे क्लियर नहीं होगा एक और एग्जांपल देखें। N2 3H2 2NH3। जब भी प्रेशर का इफेक्ट हो ना बेटा, आप पहले मोल्स देख लिया करें। यहाँ कितने मोल हैं टोटल, 4 मोल्स। यहाँ कितने मोल्स हैं टोटल, 2 मोल्स। ज्यादा किन का वॉल्यूम होगा, 4 मोल्स का मोर वॉल्यूम होगा, 2 मोल्स का लेस वॉल्यूम होगा। अब ये याद रखें, आपने जब वॉल्यूम बढ़ाना होगा आप रिएक्शन इधर लेके जाएंगे, जब वॉल्यूम कम करना होगा रिएक्शन इधर लेके जाएंगे। तो वो कह रहे जी कि आप और प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन। प्रेशर के बढ़ाने से क्या होगा, सोचें आपने प्रेशर बढ़ाया है, रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर ज्यादा प्रेशर कर दिया, तो वॉल्यूम में क्या होना है, कम होना है ना, वॉल्यूम ने कम होना है। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम किधर कम हो रहा है बेटा, वॉल्यूम कम हो रहा है आपका राइट साइड पर, मोर अमोनिया इज फॉर्म्ड। क्या होगा, मोर अमोनिया इज फॉर्म्ड। इसके ऑपोजिट वो क्या, अगर आप प्रेशर को करते हैं कम, प्रेशर कम कर रहे हैं भाई, तो वॉल्यूम ने क्या होना है, बढ़ना है। अब वॉल्यूम किधर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है इधर। तो प्रेशर के कम करने से आपके पास पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पर, और मोर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज फॉर्म। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना रखते हैं। अभी इसमें इक्विलिब्रियम में क्या रहता है सुन ले, टाइट्रेशन कर्व्स और कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट जो है उसका एसिड और बेस का, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग या तो सेंड कर देता हूँ, ठीक है।